अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे खित्ते की बात करने जा रहे हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से आलमी सियासत, जंगो, सफारतकारी और ताकत के तवाज़ुन का मरकज़ बना हुआ है। मशरक़ वस्ता, जी हाँ, एक बार फिर गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा, मुमकिन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी, खित्ते में अमन के इम्कानात और अफ़गानिस्तान के नए सफारती और दफाई रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत जो हैं उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर हम नाज़रीन ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को देखें तो ये एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, जोहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफात और ख़ित्ते में असर व रसूख की कशमकश ऐसे अवामिल हैं जो हालात को मुसलसल पेचीदा बना रहे हैं। हर नई पेशरफ्त के बाद ये सवाल शिद्दत से इख्तियार कर जाता है कि क्या दोनों ममालिक किसी काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँच सकेंगे? क्या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या दुनिया भर के सफारती हल्के इस सूरत हाल पर गहरी नज़र तो रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी बड़े तसादुम के असरात सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे में तब्दीली या नई शराइत की बात भी आलमी मुबाहिसे का हिस्सा बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसी कोई शराइत कबूल करेगा? क्या फ्री कैन अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करेंगी या फिर एक बार फिर मुज़ाकराती अमल जो है तात्तुल का शिकार हो जाएगा? यही वो सवालात हैं जिनसे ना सिर्फ खित्ते की बल्कि आलमी मईशत और बैनुल-अक़वामी सलामती जो है वो भी नज़रें लगाए बैठी हुई है। वो इसके ऊपर मुनहसर है कि ये ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस करवट बैठने वाले हैं। मशरक़ वस्ता में जो बढ़ती हुई बेयकीनी है, इसने एक बार फिर बदअमनी के खदशात को जन्म दे दिया। अगर सफारतकारी नाकाम होती है तो इसके असरात तेल की आलमी मंडियों, तजारती रास्तों और इलाकाई इस्तेहकाम पर मुरतब हो सकते हैं और हुए भी हैं। खित्ते के पहले ही कई दिहाइयों से जंगों, नकल मकानी, माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहे हैं और ऐसे में दुनिया की नज़रें इस बात पर मरकूज़ हैं कि क्या सियासी क़यादतें तनाज़ात की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में भी नई इलाकाई सफ़बंदियों में जो है अपनी जगह बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। रूस के साथ फ़ज़ाई निज़ाम या दिफाई ताउन से मुतल्लिक सामने आने वाली इतलात ने कई नए सवालात को जन्म दिया कि क्या अफ़गानिस्तान की जो दिफाई हिकमत अमली है वो क्या कोई नई तब्दीली उसमें होने जा रही है? क्या रूस खित्ते में अपना किरदार मज़ीद मजबूत करना चाहता है और क्या इसके जो असरात हैं वो वस्ती एशिया के, जनूबी एशिया या मशरक़ वस्ता की सियासत पर किस नौइयत के होंगे? और आज हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर जो है बात करेंगे। सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वैसे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये जो नई सूरत हाल है ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में, जो अब नई अपडेट्स आ रही हैं, पीस की बात भी हो रही है, अब नए हुर्मुज़ अभी तक जो है बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, इस नई पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? ये तो एक ऐसी हड्डी साबित हो रही है जो दोनों ने बाइट किया है लेकिन न वो हजम नहीं हो रही या निगली नहीं जा रही, तो ये इसलिए फंसी हुई है। और इसमें अब ऐसा लगता है ट्रंप साहब ने अपने आप को सबोटाज करने की का तहैया कर लिया है, क्योंकि जैसे ये करीब पहुंचता है हम हतमी ना डील की तरफ बढ़ते हैं या उसके बारे में बातें सुनते हैं, क्योंकि हकीकत अंदरूने खाना क्या हो रहा है वो हम में से किसी को नहीं पता। वो बहुत ना उसको लीक आउट विद ना अपनी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। तो और ऐसी बातें लीक आउट हो रही हैं दोनों साइड से जो दोनों के बयान आगे बढ़ाने का में मावन साबित हो रही हैं और हम उस क्या सराहियां कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। अंदर कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ वो गुत्थी सही मानों में रुकी हुई है और इनसे अनलॉक नहीं हो रही। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब अपने नए जो रुख बदलते हैं जैसे और मुश्किलात पैदा होती हैं, उससे सख्ती आ गई है। दूसरी साइड पे ईरान खासा सख्त हो गया है अपने बयानात में, अपने
और कोई नरमी बरतने को तैयार नहीं। और सबसे अगर गौर से देखें वो फिर उसी पे आ गए हैं कि ये सियासत सफारती सफारतकारी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना मिसट्रस्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही है ना सफारतकारी आगे बढ़ती है हम्म। तो सब जो उसको फेल करने का होता है वो अमेरिका की तरफ से उठाया जाता हम्म। है, ये ईरान का। और हम्म। हमें भी कुछ सही। अ, अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये अभी कौन मौजूद है हमारे साथ? जी। अच्छा सनाउल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि इट हैज़ टू बी अ फैदर इन हिज कैब, अगर वो आबनाए हुर्मस खुलवा देते हैं या ये जो पीस डील है वो अपने सर लेना चाहते हैं। पहले भी ये सोचा गया था कि अगर कोई एग्रीमेंट होता और कोई पीस डील वैसी हो जाती जैसे मुतवक्के की जा रही थी अमेरिका की जानिब से, तो ट्रम्प साहब का खुद भी दौरा पाकिस्तान उम्मीद किया जा रहा था कि वो आएंगे और इस पीस ट्रीटी को वो अपने सर लेना चाह रहे थे, ये जो एक सहराज समझ लें। आपको क्या लगता है कि फिर उनके इस तरह के स्पॉइलर किस्म के जो ट्वीट्स आ जाते हैं या उनका जो रवैया हो जाता है जिसकी वजह से बनती बात बिगड़ जाती है, तो आप कैसे उनका रवैया देख रहे हैं? क्या वो सीरियस हैं इस डील को लेके या उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है? मेरा जो जाती ख्याल है, जब ये बात निकली थी कि ये उन्होंने उनकी जुबानी निकली थी कि पॉसिबल है मैं खुद चल जाऊं वहाँ बाद में, हमने इसको बहुत खुश आइंद कहा था और इसको वेलकम किया था। और हमने सोचा हमारे सर पे भी ताज न कोई रखा जा रहा है। हालांकि डाउट्स बहुत थे, मुझे तो अपने जाती तौर पे एक ख्याल था कि ये ऐसी हवाई उड़ाई गई है। ये मैं बता दूं कि वो इसराइल के हवाले से इसमें शामिल हुए हैं या नेतन्याहू के इसरार करने पे शामिल हुए हैं, ये बातें फैक्टर के तौर पे मौजूद है और मौजूद रहेंगे। लेकिन ये जो जाती लगता है कि उनका ख्याल था कि वो जहाँ जाएंगे, नोबेल प्राइज तो उसको नहीं मिला, तो वो एक मसला हल कर देंगे जो 47 से उनके गले में पड़ा हुआ है। क्योंकि बुजुर्ग शैतान के नाम से पुकारा जाता है और हर रैली में उनके खिलाफ न मौत की दुआ मांगी जाती है। तो वो चाहते थे कि ये जाएंगे और नेतन्याहू साहब ने उनको इंदिया दिया कि आप जाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे, आपको फतह हो जाएगी, आपका जो लेगेसी है उसमें यू विल बी द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब ये सारी चीजें जो ग्रैंड डॉयर्स किस्म के ना उनके प्लान थे, वो अगरचे जमीन बोस हो गए, लेकिन आप इससे अखज़ कर सकते हैं कि वो करेंसी पे भी अपना नाम चाहते हैं। वो वाइट हाउस में भी ऐसी रेनोवेशन करना चाहते हैं जिसमें उनका नाम रहे कि उन्होंने ये काम किया। इसी तरह का वो दूसरा कोई काम करना चाहते हैं कि जिसमें लेगेसी के तौर पे अगरचे रूल्स ऑफ लॉ और जो ना मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी ग्लोबल बेस्ड थी, उसके तो वो है नहीं, कायल नहीं है। वो तो ग्रेटर का और अपने सफारतकारी को वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक मौजूद रखने के कायल है। तो इसलिए वो ये सतही तौर पे ग्लिट्सी जो चीज़ें हैं, जो सामने नजर आने वाली फिजिकल चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा आना उनकी तवज्जो है। तो सही। इसलिए सही। वो हो रहे हैं, क्योंकि वो इसमें भी संजीदा नजर नहीं आते। अगरचे उनका है कि जी मैंने डील वो करनी है जो मैं जिसमें मुझे अच्छा और औरत मिल सके। सही। सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, में वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाइला चौहान साहिबा ने अभी हमें ज्वाइन किया है। एम्बेसडर सनाउल्लाह साहब हमारे साथ पहले से मौजूद थे। नाइला साहिबा, ये बताइएगा, एम्बेसडर साहब बता रहे थे, सनाउल्लाह साहब ने अभी उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था ईरान अमेरिका की जो हालिया अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुझे ये बताइएगा, सुनने में ये आ रहा था कि कुछ चीज़ें अब दुनिया तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो जारी है। बहुत सारे बैक एंड पे ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद लोगों को, दुनिया को नहीं बताए जा रहे। तो आपको लगता है कि बैकडोर कोई डिप्लोमेसी चल रही है, या यहाँ पे अब डिप्लोमेटिक जितनी भी एफर्ट्स हैं वो नाकाम होती नज़र आ रही हैं? आप क्या देख रही हैं कि अब जो नई कशीदगी की एक लहर आई है दोनों ममालिक के दरमियान, ये किस तरफ जा रहे हैं हालात? में मदु करने का और माशाल्लाह इतने काबिल पैनलिस्ट के साथ। देखिए, इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं। आपको कन्फ्लिक्टिंग मैसेजिंग हो रही है सब इतराफ से, और जंग के बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमें मोहतात होना है, क्योंकि इसराइल का क्या है, हम अमूमन ईरान और अमेरिका की बात करते हैं, हम जो एक्चुअल जो तखरीबकार है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। और वही है जो पहले भी टॉक्स को जिन्होंने खराब किया। मैडम, मैं चाहूंगी थोड़ा वाजे करें कि आपका इशारा किसकी तरफ है? क्या आपका इशारा इजराइल की तरफ है, या आपका इशारा हमारे हमसाया ममालिक की तरफ भी जा रहा है, इंडिया की तरफ भी जा रहा है? देखिए, इनकी सिनर्जी, आपका सवाल अच्छा है इस बात से। Yes, there is synergy between India and Israel because India is part of the Hexagon of Alliance. और वो मतलब आप देखिए, पहलगाम में भी जब आप ड्रोन्स गिरे थे तो ड्रोन्स गिरे थे। याहू साहब भी जब ईरान पे हमला हुआ था 28 फरवरी को, तो उससे 2 दिन पहले तल अवीव बैठे थे और बहुत उन्होंने गले मिले थे, तो दोनों तरफ, दोनों तरफ, यू कैन नॉट अंडररेट एनी ऑफ दोस। उनका आपस में सिनर्जी है और उनका अपना एजेंडा है। इंडिया का जो है वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन है, हिंदुत्व का है, महाभारत का है, जो सेंट्रल एशिया से तो इंडोनेशिया को भी पार करते हैं वो, और इजराइल का भी जो है फ्रॉम यूफ्रेटिस टू नाइल है। तो इनके एजेंडा बहुत सिमिलर है। और इनके जो एंटी मुस्लिम, जब मोदी साहब ने स्पीच की थी नेसेट में, तो उन्होंने कहा था इजराइल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म वो इस्लाम का सिनोनिम है। जी नाज़रीन, अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ नाइला चौहान साहिबा भी हैं, एम्बेसडर सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और बात हो रही है जो अब नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दोबारा से कुछ कशीदगी का माहौल बना है। इससे पहले तक ये सोचा जा रहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते, जंग जो है वो नहीं हो सकती। तो अब आप किस तरफ जाते ये हालात देख रहे हैं? क्या दोबारा से जंग का माहौल बन गया है या बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, और मौजूद शुरका को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जंग का माहौल बनाने का, जंग का माहौल तो ख़त्म ही नहीं हुआ था कभी भी, और पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो स्टिक एंड कैरेट का गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कामयाब नहीं हुआ था। और फिर उनके अपने मुल्क के अंदर मुश्किलात पैदा हुई, और ये बातें कहना कि मसूद पज़ेश्कियान साहब जो है वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन। और आपको याद होगा, अफगानिस्तान के अंदर जब इनखला हो रहा था तो उससे पहले यही बातें हो रही थी कि जी वो मुल्ला रसूल का ग्रुप है, कोई कंधार ग्रुप है, काबुल ग्रुप है, जो जलालाबाद का कोई अलहदा ग्रुप है, हकानी ग्रुप है। ये सारी बातें थी। असल हकीकत ये थी कि तालिबान इकट्ठे थे और यही रियलिटी थी, और ये सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन के तरीके थे। उसके बाद ये कहा गया था कि मखलूत हुकूमत बनेगी और ये होगा वो होगा, लेकिन ऑल टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स।
इसलिए अब जो सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान जो ईरान के अंदर सिचुएशन 40 दिन जंग लड़के देख लिया है, उसके अंदर खातिर खा नतीजा तो कुछ नहीं निकला। अमेरिका के जो डिफाइंड अहदाफ थे उनमें से कोई एक नन ऑफ देम वर अचीव्ड। इसका मतलब तो यह है कि मजीद 40 दिन लड़ेंगे तो क्या होगा। फिर यह है कि खुद अमेरिकन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उनके जो सिर्फ 30% इस असला इस्तेमाल हुआ जिसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो 70% के साथ अगर वो 30% से 40 दिन लड़ सकते हैं तो बाकी 70% के साथ वो कितना लड़ सकेंगे। दिस इज नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उनकी जो फजाइया की टेक्नोलॉजी है, जो उनकी एरियल टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। उनके जहाज गिरे हैं, उनके स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ जहाज गिरे हैं। तो दिस शोज के वो रिलक्टेंट है एरियल स्ट्राइक्स के ऊपर। अब वो मिसाइल से जो है वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं। फिर दूसरा उनका नेवल स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स थे, उनमें से दोनों जहाज वहां से जा चुके हैं। उनके ऊपर पुरस्कार आगे लग गई और अब्राहम लिंकन पहले भागा। उसके बाद फिर जेराल्ड फोर्ड जो है वो तो अब इस पोजीशन में भी नहीं है, रिपेयर वगैरह हो रहे हैं। फिर आपको याद है कि उस टाइम पे कहा गया कि हमला की बिल्कुल तैयारी की जा रही है, खार गया किसी जजीरे पे बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश की जाएगी। तब तो मौसम अच्छा था। अब ये इतनी मेल्टिंग हीट के अंदर दे आर लाइक चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स, ये दे आर गोइंग टू मेल्ट डाउन। तो ये इनके साथ मुमकिन नहीं होगा इस टाइम पे बूट्स ऑन ग्राउंड। इसी वजह से 82nd एयरबोर्न डिवीजन जिसका कहा था कि जी वो आ गए हैं और 5000 मरीन जो हैं वो उस टाइम पे यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर मौजूद थे, वो तमाम के तमाम आप कहाँ गए, क्यों नहीं हो रहा था। और फिर क्या वजह थी कि उनकी आर्मी की जो टॉप लीडरशिप थी उसको फारिग क्यों करना पड़ा है। जनरल रैंडी जॉर्ज जो 41st आर्मी चीफ थे उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया। इसका मतलब यह है कि ही वाज रिलक्टेंट, वो नहीं चाहते थे कि ग्राउंड के ऊपर कोई ऑपरेशन हो। एंड दे वर सेइंग कि हम जो है वो अनविलिंग हैं टू फाइट ए वॉर ऑफ इजराइल ऑन इरानियन सॉइल। ये वो बातें थी जो आज भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि अभी ये जंग का माहौल बनाने की जो एक कोशिश की गई है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो इलेक्शन तक काम जो है जो नवंबर में होना है उस तक इसको लिंगर ऑन कर लिया जाए। हाउएवर ये उनकी सोच तो हो सकती है, लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि गल्फ का सत्यानाश हो गया है। दोस कंट्रीज हु वर फाइनेंसिंग अमेरिका, वो तो $3.25 ट्रिलियन के जो मुआहदात थे, अगर वो कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे क्या इनके ऊपर। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गल्फ के अंदर भी जीसीसी टूटता हुआ नजर आ रहा है। नाइला साहबा बैठी हैं, ये मेरे से बेहतर जानती हैं कि गल्फ के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसमें अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और खास तौर पे जीसीसी के मुमालिक में आप देखें 2 बड़े मुल्क सऊदी अरब और कतर, उससे तकरीबन जो है वो साइड पे हो गए। ओपेक पहले ही टूट चुका है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि हालात एक पैराडाइम शिफ्ट ले रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे चाइना मौजूद है। चाइना ने जब शेख खालिद गए थे वहां, यूएई के जो उनके अमीरी यूएई के साहबजादे, उन्होंने वहां जाके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि 4 नुकाती एक फॉर्मूला जीसीसी के लिए दिया था, यानी कि ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट शी। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो आप देखें कि अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो गल्फ कंट्रीज को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई हाल नहीं रह जाएगा। दूसरी जानिब जो है उनकी मईशत का तो जो रगड़ा लगेगा। चाइना और रशिया फिर दरमियान में इंटरवीन करने पर मजबूर होंगे। जब वो आएंगे तो फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। अमेरिका डिसीव करना चाह रहा है, धोखा देना उनकी सरश्त के अंदर है। वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 27 अक्टूबर को अमेरिकन इलेक्शन से पहले नेतन्याहू का इलेक्शन है, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि नेतन्याहू की तो जो हालत हो रही है वो तो मेरे ख्याल में सबसे बदतरीन जानवर का भी मैं नाम लूं तो वो उससे भी उसकी बुरी हालत है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन जब नेतन्याहू का जिक्र छिड़ा है तो मैं सनाउल्लाह साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी, लेबनान तबाह कर दिया इजराइल ने, बावजूद के पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, एहतजाज हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो फ्लुटेला के लोग थे, जितने एक्टिविस्ट थे, कितना बुरा सलूक उनके साथ किया गया, जो अब
उन्होंने मीडिया में आके बताया कि हमारे साथ जब ऐसा सब कुछ हुआ है कि बदतरीन तशद्दुद और जो बदतरीन इंसानियत सोच सलूक आप इमेजिन कर सकते हैं वो इन के साथ किया गया, तो फिर फ़लस्तीन में ये क्या कर रहे होंगे और या जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ। लेकिन समहाउ पूरी दुनिया बेबस नज़र आती है, इसके ऊपर उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। तो आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू का क्या होगा अगले इलेक्शन में? वो इलेक्ट हो जाएगा? क्योंकि उनको बज़ाहिर तो लोग उसकी मजम्मत करते हैं लेकिन उनको रोक नहीं पाते हम। मैं सिर्फ मुख्तसर इसका जवाब देता हूँ। इसराइल में जो इलेक्शन होंगे उसमें इजरायली जो नेशनल हैं वो वोट देंगे, वो बाहर के और बैन लोग नहीं होंगे उसमें। इसलिए उसको जीतने के या हारने के वही सिचुएशन है जो वहाँ हमेशा से रही है। अभी भी वो अक्सरियत तो है और वो अकलियत की हुकूमत का आना है, के भी है, इंटरनल करप्शन के चार्ज भी हैं, तो की एक इनके की तरह बनी हुई हुकूमत और वो भी की तरह तो इसलिए कहना मुश्किल है कि उसके होगा क्या। लेकिन एक बात है कि इलेक्शन अगर वो प्रोटेक्शन देने के अपने इजराइल को प्रोटेक्शन देने के सूरत में सेल कर लेता है अपना एजेंडा, उसको वोट ज्यादा मिल सकते हैं ऐसी, क्योंकि इंतहा की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ न्यूज सेटलर्स हैं वो चाहते हैं कि ये तो सेफ्टी हो, ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वो कर दिया जाए या उसकी उस कुव्वत को इतनी कारी ज़रब लगाई जाए कि इसराइल की हिफाजत महफूज हो जाए। तो अगर वो ये सकते एजेंडा तो मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो वो उनको सिंपैथी वोट मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी और मेरा ख्याल है उनके साथ ज्यादा है। बाकी रहा कि वर्ड उसको क्यों नहीं उनकी कंडेम हो रही, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन एक्शन एंड वर्बल सपोर्ट। वर्बल सपोर्ट बहुत, फ्लोटिला का जो सब्जेक्ट है ये ह्यूमैनिटेरियन है सारा का सारा, ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं है, ये एक तरह का सोशल, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन, डेली प्रोविजंस, इस तरह की चीजें लेके जाया जा रहा था। वहाँ जो 70% टू आबादी इस वक्त ना टेंटों में शिफ्ट हो गई है, तो और वहाँ मौत इतनी हुई है 70-80,000 के करीब तो बंदे मर चुके, और उसमें बच्चों की हालत जो है, उनको ग़िज़ा की किल्लत है, उनको मेडिसिन चाहिए, फूड प्रोविजंस चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, आकर मौसमों का भी अंदाज हो रहा है। ये सारी चीजें छोटी सी हम्बल सी एक अटेम्प्ट थी, क्योंकि ज्यादा मेरा ख्याल है 122 शिप्स के छोटी शिप्स गई हैं, लॉन्चेस गई हैं, सही रोकने की कोशिश की जी, ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटी एक्ट के तहत सही, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो बिहेवियर हो रहा है वर्ल्ड की तरफ से टुवर्ड्स इजराइल, उसमें कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। सरनाल साहब शुक्रिया। मैं नायला चौहान साहिबा आपसे की तरफ लेकर यही सवाल जानना चाहूँगी कि जब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन की एक एफर्ट को इतने बुरे तरीके से सबोताज किया जाता है, तो जो बाकी ममालिक हैं, क्या ह्यूमैनिटी इज़ अलाइ? जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इतनी सारी NGOs हैं, जब वो इन इंटरनेशनल, इसमें हर मुल्क के लोग शामिल थे, किसी एक मुल्क का ये वफ़द नहीं था, तो क्या इतने सारे ममालिक जिनके लोग इसमें थे वो सब मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते? तो फिर हम फ़लस्तीनियों के लिए कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे? नहीं, देखिए, लेट्स नॉट सिंप्लीफाई थिंग्स। ये जैसे एम्बेसडर सनाउल्लाह ने बताया कि ये एक कोई वो मतलब इस फ्लोटेला की जो थी विजिट, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि इजराइल
फ़लस्तीनियों को पहुंचाने नहीं दे रहा, वो फ्लोटिला के थ्रू ला रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया। रही बात आपने जो सवाल किया कि ह्यूमैनिटी इज अलाइव, ऑफ कोर्स नॉट, ह्यूमैनिटी इज वेरी मच अलाइव। और अगर अलाइव ना होती तो इतने सारे ममालिक के ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं थे, ये आम आवाम की आवाज है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है इजराइल को कि दुनिया देख रही है वो क्या। अब से पहले आप देखिए कि उन्होंने जर्नलिस्ट को अटैक किया, उन्होंने मीडिया ब्लैकआउट किया कि दुनिया को दिखे ना कर रहे हैं क्या है, लेकिन ह्यूमैनिटी इज अलाइव एंड दे आर वाचिंग कि कर रहे क्या है। रही बात नेतन्याहू की, जो जैसा एम्बेसडर सनाउल्लाह ने कहा, आई विल ऐड टू इट कि उनको सिर्फ जो है वो इलेक्शंस का ही नहीं है, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस भी हैं, और कोर्ट ने अपने डिसीजन जो है वो 2 महीने डिले किया है, ताकि ये जो 2 महीने हैं ये क्रूशल है नेतन्याहू के लिए कि इसमें जितनी वो तबाहकारी कर सकता है, ईरान को जितना जो है वो तबाह कर सकता है, वो उसकी वोट बैंक स्ट्रेंथन होगी बिफोर द इलेक्शंस। सो नेतन्याहू इज हेल बेंट अपॉन इट। आप बेन गुवेर की स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं हम तो पीस ट्रीटी होने ही नहीं देंगे। और जिस तरह गुल साहब ने फरमाया, ही गेट अ वेरी गुड एनालिसिस कि एक तरफ आप देखें कि जीसीसी बिखर रहा है, एक तरफ आप देखें कि चीन किस तरह से जो है वो कन्फ्रंटेशनल होने के बगैर किस तरह एक अहम अपनी प्रेजेंस जिता रहा है, और उसमें पाकिस्तान का किस तरह से रोल है। तो वो जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि इज इट ओनली इजराइल और इज इट और ईस्टर्न नेबर ऑल्सो, और ईस्टर्न नेबर इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस होल स्कीम ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सालसी वो भी बहुत कामयाब हुई। इवन इफ यू डिडंट गेट एन एग्रीमेंट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 45 years Iran and USA sat together at one table in Islamabad. So that is a very important messaging. जहाँ तक सेकेंड राउंड की बात है, अभी मेरा ख्याल है इट्स प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, बिकॉज अब ट्रम्प साहब को भी अपने जो है कहते तो हैं कि ही इज इन नो हरी, लेकिन ही इज वेरी मच इन अ हरी, बिकॉज अब नवंबर नजदीक आ रहा है। उनके जो पोल्स हो रहे हैं, जो पॉपुलैरिटी पोल्स, उसमें उनकी रेटिंग बहुत नीचे जा चुकी भी है। सो अब उनमें एक डेस्परेशन भी है, लेकिन इजराइल का जो एजेंडा है वो उनको ट्रैप किए हुए है। सो ये एक बहुत पेचीदा खेल चल रही है, और इसमें ईरान की रेजिलियंस आप देखिए कि आज इमाम खामेनाई का वो जनाजा है, आज है या कल है जी। सो वो जो सेंटिमेंट वहां पे है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन ईरान, ऑफ द पीपल ऑफ ईरान अगेंस्ट दिस वायलेशन। तो वहां पे जो एक नेशनलिज्म की स्पिरिट है, और उन्होंने देखी कि एकदम उन्हें नहीं दफनाया, अभी दफना रहे हैं, तो उसमें सारी आवाम को वो मोबिलाइज कर रहे हैं। सो ईरान को इन्होंने मिसकैलकुलेट किया है, और ये इनका सबसे बड़ा एरर है, और इनका जो है वो ट्रैप में खुद गिर रहे हैं। सही। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा, इजराइल से ये आवाज़ें भी उठती महसूस हो रही हैं और सुनी गई हैं कि जो उनका अगला के इजराइली जो हैं वो अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, ईरान तक महदूद नहीं है। ईरान को पूरा ख़त्म करने के बाद उनका अगला हदफ जो है वो तुर्की और इजिप्ट भी है। तो आपको लगता है कि जो हम पीस टॉक्स की बात करें कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाएगा पीस टॉक्स, तो क्या ये इतना सिंपल है, या तुर्की और इजिप्ट को जो उन्होंने बरमला बहुत सारी वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, इस चीज़ को भी हमें संजीदगी से लेना होगा और उसके लिए भी कुछ एहतियात या कुछ मय्यर्स लेने होंगे दुनिया को? देखिए, पहले तो आपने दोनों अम्बेसडर साहिबान पे जो सवाल पूछे हैं, मैं उसका जरा एक छोटा सा शॉर्ट आंसर दे दूंगा कि देखिए, दुनिया तो बेदार है, लेकिन ये हम उसी फोटोग्राफर की तरह हैं जिस फोटोग्राफर को आपको याद होगा कि वो एक बच्चे पड़े होते हैं और वो फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी कर रहा होता है,
और वो सामने आके जो दूसरा बीस्ट है वो खा जाता है सबके बच्चों को। दुनिया ये पूछती है कि तुमने क्या किया, वो कहता है मैं तस्वीर उतारता रहा। तो अभी 70,000 80,000 जनाजे उठने के बाद भी अगर दुनिया जो है वो अनहर्ड इसको कहते हैं कि वो मामला नहीं जा रहा, तो वाकई ये तो मतलब एक बड़ी अजीब बात है। द वर्ल्ड हैज बिकम एन इकोनॉमिक एनिमल, दिस इज अ रियलिटी। और हर आदमी जो है, हाँ लेकिन कुछ इसमें फायदे भी हुए हैं, जैसे स्पेन इटली की जानिब से जो बातें आई हैं, और स्पेन के तो पेड्रो सांचेज ने ये तक कह दिया है कि ना सिर्फ अपना सफीर इजराइल से बुलाया, बल्कि ये कहा कि एज ए एसोसिएट मेंबर ऑफ यूनाइटेड जो यूरोपियन यूनियन है उससे इजराइल को फारिग किया जाए। क्योंकि आपको पता है कई ऐसे जो टाइफून जेट वगैरह हैं वो उनके मुश्तरका एक जो यूरो जेट वगैरह हैं वो उनके मुश्तरका प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उससे निकालने का मतलब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि आवाजें तो उठ रही हैं। अमेरिका में भी पहली दफा इजराइल के खिलाफ लोगों ने वोटिंग भी की है, उनको जो है वो एड भी बंद करने की बात की गई है। यूनाइटेड नेशन भी कह रहे हैं सारे मामले में असल में जो अमेरिका चाहता था कि इजराइल को रिकग्नाइज किया जाए और उसकी एनिमोसिटीज को दूर किया जाए, आज वो एनिमोसिटीज बढ़ गई हैं बजाय दूर होने के। तो एक तो इजराइल तन्हा हुआ। अब आपने जो बात कही है, आपने एक नाम दूसरा नहीं लिया, वो है आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान, जिसके लिए नेतन्याहू ने कितनी दफा और नफ्ताली बेनेट ने कितनी दफा कहा कि पाकिस्तान जो है उनका असल टारगेट है। हाउ कैन दे लीव पाकिस्तान, वो तो उन्होंने बकायदा डिक्लेयर्ड जो है वो उनकी पॉलिसी है। हाँ जी, लेकिन ये उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आता है ना, लॉन्ग टर्म गोल्स है, और इनके जो शॉर्ट टर्म है उसमें चूंकि टर्की इजिप्ट और ये सीक्वेंस नहीं कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म है। उन्होंने तो क्या 2 दफा आप पे हमला करने की भी कोशिश की है, ये तो हमें तो अच्छी तरीके से पता है। दोनों सीनियर एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है व्हाट हैपेंड इन 1987। दे वांटेड टू अटैक कहूटा। अभी तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनके जहाज आ गए थे, श्रीनगर के अंदर पाक थे, तो बहरहाल वो तो चले एक अलग बात है। लेकिन अभी जो तुर्की का है मामला या इजिप्ट का, देखिए इजिप्ट का मामला जो है वो तो उनको भी पहले भी वो उन्होंने सेनाई जंग लड़के देख ली है, लेकिन साथ ही साथ यह है कि इजिप्ट की आर्मी अभी भी मजबूत है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि उनका थोड़ा सा एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो वहां मौजूद है, और वो जनरल सीसी जो हैं जो उनको इस टाइम पे हेड कर रहे हैं, उनका एक ताल्लुक वास्ता भी है, और उन्होंने जो एक ऐसे रिलेशनशिप वहां रखे हुए हैं। हाउएवर ये रिलेशनशिप सारे जो है ना ये आर्टिफिशियल हैं, ये खत्म हो जाएंगे। इजराइल कभी भी नहीं मानेगा, इजराइल को ताकत नहीं है, इजराइल की ताकत अमेरिका के पास है। अगर इजराइल को ताकत वो अमेरिका फराहम करना बंद कर दे तो 2 दिन के अंदर ये कोलैप्स कर जाएगा। और जहां तक उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है तो स्ट्रेंथन कैसे होगा? ईरान को करके देख लिया, 8 महीने में 2 जंगें करके देख ली। ईरान ने इतना मारा है कि इजराइल के अंदर आप देखें 40 दिन लोग बंकरों में सोए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। रोते हुए उनकी वीडियोस हमारे सामने गर्दिश करती रही हैं। उनके मेन टारगेट्स को, मोसाद के हेडक्वार्टर को, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को, उनके दीगर को, और उनको सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोज कर दिया। दोज हु वर कंसिडर्ड एज अनरीचेबल एंड अनटचेबल, वो मिथ जो है वो ब्रेक हो गई। और यही मिथ जो है अमेरिका की भी ब्रेक हुई है। नई एक डेवलपमेंट है, एक नया जहां अलायंसेस बन रहे हैं। एनिमीज ऑफ यस्टरडे विल बी फ्रेंड्स ऑफ टुमारो। और ये आप देख लेंगे कुछ अरसे के अंदर। अभी ये जितना अमेरिका करेगा इस काम को मजीद दबाने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं ना कि मुट्ठी में रेत को जितना आप ज्यादा दबाएंगे उतनी जल्दी मुट्ठी खाली हो जाएगी। सो इफ दे आर गोइंग टू क्लच द सैंड, इट इज द हैंड विल बी एम्प्टी वेरी सून। तो अभी आप देखें कि 2025 सितंबर 3 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अपना प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि दुनिया अब मल्टीपोलर बन गई है यूनिपोलर से। तो उस टाइम पे तो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया था, एंड जस्ट विद इन द लेस देन 1 ईयर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारे चाइना की सरजमीन पे कि चाइना इज अ सुपर पावर। तो और इससे ज्यादा क्या किसी की हो सकती है? मेरा ख्याल
ख्याल है कि अभी जो सिचुएशन है वो ईरान के पास जो इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इन चंद दिनों में आ भी गई हैं। आप देखें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आई है ये अमेरिका के लिए एक नई अचंभे की बात थी। यही वजह है कि वो उनकी एयरफोर्स को वो देखे ना स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी टेक्नोलॉजी F-35 मिग F-15 8-10 थंडरबोल्ट KC-135 C-3 जहाज ब्लैक हॉक्स ये सारे के सारे कैसे जो है वो डाउन हुए। ये वो बातें हैं जो जाहिर है अमेरिका को भी समझ है और यही वजह है कि अमेरिका में अब आप देखें अमेरिका में इस्तीफे पे इस्तीफे लोग निकाले जा रहे हैं जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो केओस कहां डेवलप हो रहा है? कौन से मुल्क की इंटेलिजेंस चीफ को वहां से निकाला गया है? क्या ईरान में निकाला गया है? तो ईरान में तो नहीं निकाला गया। किस मुल्क के 80 लाख लोग 3200 शहरों के अंदर एहतजाज पे निकले हुए थे। और जैसे अभी दोनों एम्बेसडर साहिबान ने भी बात कही है, नाइला साहिबा ने भी बात की कि जी अमेरिका के अंदर देखें घड़ी इस टाइम पे अमेरिका के पास है, वक्त ईरान के पास है। वो तो डेवस्टेटेड हैं, उनको तो आप क्या मारेंगे पहले से जो उनकी तबाह हाल है। हाँ अलबत्ता ये है कि अमेरिका क्या उनके पास जवाब है क्योंकि इस टाइम पे रिपब्लिकन के टिकट लोग वापस कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है, रिपब्लिकन्स के ऊपर एक अनसर्टेनिटी है और पार्टी के अंदर डिवीजन इसलिए मौजूद है क्योंकि जेडी वेंस जो है वो एक मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है क्योंकि जेडी वेंस ने जो ये जो बात की थी ये बड़ी अहमियत की हामिल थी कि जब नेतन्याहू को उसने ये कहा और वो ऑडियो लीक करवाई गई बकायदा जिसके अंदर उसने कहा कि तुमने तो हमें 48 घंटे का प्रोग्राम दिया था। दिस मींस कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जो ट्रंप ने और ये एक किसी और मुल्क की जंग जो है वो आपने लड़ी जो कि इवेंचुअली जाके इट विल लीड टू द अरेस्ट और या फिर कम से कम अरेस्ट मैं नहीं कहूंगा लेकिन इट विल लीड टू ए लीगल लॉसूट ऑन डोनाल्ड ट्रंप इन फ्यूचर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एम्बेसडर सनाउल्लाह साहब, नाइला चौहान साहिबा और अब्दुल्ला गुल साहब। नाज़रीन अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं, कुछ बजट पे नजर डालते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं इकबाल शामी साहब। हुमायूं साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आपको पता है जून, आज 1 जून है और बजट की आमद है। क्या तवक्को की जाए, ये जो बजट है कैसा होगा और कैसा होना चाहिए? जो एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क है उसके ऊपर कुछ हम चाहेंगे कि आज हम बात करें कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो माहिरीन हैं। देखिए मैं कोई खास तो नहीं समझता क्योंकि जैसा बजट हमेशा ही लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती हैं लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो है कोई इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन ये जो आजकल आपकी ईरान इराक वार है इसने काफी एक्चुअली एक हलचल मचाई। खासतौर पर आपका जो बैरूनी अकाउंट है, जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला है वो खराब हो सकता है। तो उसका एक इम्पैक्ट है अगर ये जल्दी रुक जाती है। और नहीं, लेकिन आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपने बात की है लेकिन पाकिस्तान का तो इसमें बड़ा अहम और मुस्बत रोल रहा है और काइंड ऑफ गुड बुक्स में भी है। तकरीबन हर एक के बड़े अच्छे से वेल प्लेड किस्म का हमारा रोल रहा है। ईरान की तरफ भी देखें, अमेरिका की तरफ भी देखें, तो हमें तो पेमेंट्स मिलनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि हम तो तवक्को कर रहे होंगे कि हम हमारे इस चाहे जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसकी पेमेंट में जितने भी हमारे ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते हैं, वो करने सकने वाली बात हो रहा है लेकिन एक्चुअल क्या होगा। लेकिन क्योंकि मैं इस बातों को तो मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि हम देखें ना एक सिक्योरिटी हम एक प्रोवाइड कर रहे हैं। सऊदी अरब की हद तक हो गया, कुवैत का भी सुनने में आ रहा है, कतर का भी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा अगर ये 3 ममालिक आ जाते हैं तो तकरीबन आपके पास आधा गल्फ जो जीसीसी कंट्रीज जो है वो आपके एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आ जाएंगे। तो लेकिन ये इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान, लेकिन अभी भी हम आप देख लीजिए इसके बावजूद अभी तक हम IMF की हर बात मानने को तैयार होते हैं। अभी तक आप ये देख लीजिए पिछली जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई, अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बातों को तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हम एक बड़ा पॉजिटिव रोल क्रिएट कर रहे हैं। बड़ा हमारा ये जिस तरीके से
अब हम सऊदी अरब के साथ गल्फ तकरीबन गल्फ में बाकी कंट्रीज है, कतर है, कुवैत है, उनके साथ भी हम इस वक्त स्पोर्टी उसमें अम्ब्रेला हम दे रहे हैं उनको। लेकिन अब ये है कि अब लेकिन इसके बावजूद यानी ये सारे ऑयल रिच कंट्रीज हैं जिनके लिए $8-10 बिलियन खर्च करना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पीनट की मानद है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें तो अभी तक आप IMF की वैसे ही IMF का हर बात मान रहे हैं आप, जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ाने का रिसेंटली आया, आपने कितनी ज्यादा बढ़ाई। पूरी दुनिया में शायद किस मुल्क के पाकिस्तान से ज्यादा ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाई जितनी पाकिस्तान ने बढ़ाई। उसकी वजह बुनियादी तौर पर IMF था। तो अभी तक हम IMF की बात मान रहे हैं और इसके बावजूद हम इतना अहम काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है हमें इस बारे में तो उनको बड़ा क्लियरली नेगोशिएट करना चाहिए उन मालिक के साथ। लेकिन इसी तरीके से वो हमायूं साहब, कमिंग बैक टू बजट, क्योंकि ज़ाहिर है बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया, मुस्बत किरदार अदा किया जो भी ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अवाम जो है वो पिस रही है और अवाम की मुश्किलात में बहरतौर किसी सूरत कमी नहीं आ रही। आपको लगता है कि कुछ अवाम को रिलीफ मिल सकता है इस बजट में? देखें, मैं वही बात मैं कह रहा था जो मैंने शायद आपने मेरी बात को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। हम कुछ रिलीफ देना भी चाहते तो IMF हमें नहीं देने देगा, क्योंकि अगर हमने IMF के कहने के ऊपर बजट बनाया तो इसका तो मतलब है कि हम मजीद टैक्सेस लगाएंगे, क्योंकि वो तकरीबन आपका टारगेट चाहते हैं टैक्सेस नेट टैक्सेस का तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 25-30% की कितनी ग्रोथ हो, जो क्या मुमकिन नहीं है। मैं ये 2-3 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि आप टैक्सेस के अंदर ग्रोथ मुमकिन नहीं है। 3-4 अब आपको एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। जो एक्सपेंसेस आपके खासतौर पर ऐसे एक्सपेंसेस जो फेडरल एक्सपेंसेस नहीं है जो हमारा हम लेकिन नेसेसिटी उनको ले बैठे हैं। मैं तो इस बारे में बड़ा अपना बजट तो मैं दे चुका हूँ, कई दफा दे चुका हूँ, और वो ही उसके ऊपर आते थे, लेकिन पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से हम उसको शायद इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो उसका नतीजा ये है कि फिर उसकी अगर अभी उन्होंने किसी हद तक अवाम पे टैक्सेस शायद ना भी लगे, लेकिन आपको मालूम है कि हर साल के अंदर 6-7 दफा नए टैक्सेस आते हैं, 6-7 दफा मिनी बजट आता है। तो वो तो अब ये भी एक देख लीजिए ना, ये जो अभी आपको जो 60% के करीब आपकी ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये भी तो एक मिनी बजट ही है ना आपका, हर महीने 2 महीने के बाद आ जाएगा। तो अगर अभी भी आपने अगर, तो इसलिए मैं को बहुत ज्यादा तो नहीं करता। असल में जब तक आप IMF की क्लचेस के अंदर है, एज लॉन्ग एज यू आर अंडर द IMF प्रोग्राम, जब तक आप ये उनको एक इबादत समझ के करेंगे तो आप ग्रोथ आपकी नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका टैक्स क्वांटम खुद ब खुद नहीं बढ़ेगा, आपकी जॉब क्रिएट नहीं होंगी आपकी। तो वो IMF के प्रोग्राम में रह के आप इतने ज्यादा टैक्सेस लगा चुके हैं। अभी मैं बात कर चुका मैं कई प्रोग्राम में कि ऑलमोस्ट 60% के करीब टैक्स हो चुका है आपका बिजनेस के ऊपर। अब वो 60% के ऊपर कौन पागल होगा जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा, कौन पागल है जो बिजनेस करेगा पाकिस्तान में? मतलब फेयर बिजनेस तो कोई नहीं कर सकता। तो और फिर शायद उसके बाद आप ये देखिए कि इतना हैवी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये है कि पाकिस्तान का यानी जो गरीब तरीन आदमी है, गरीब तरीन यानी एक दूध पीता बच्चा जो है ना, जो एक दिन का बच्चा, वो भी टैक्स दे रहा है, उसके दूध के ऊपर भी टैक्स है। तो मैं तो इस शक्ल तो किसी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन ये सारा IMF आपको उसका एक ही साइड देखता है, वो कि बस IMF आपको हमें टारगेट करना है, आपने इतना टैक्सेस लगाने, इतने टैक्स लगाने। वो कभी भी आपको ये बात नहीं करता कि बिल्कुल। अच्छा हमायूं साहब ये बताइएगा कि सोलर पैनल्स के ऊपर क्या आपको मुतवक्के है कि गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर कुछ उसके लिए घेरा तंग करेगी, क्या उसको रिलीफ देगी? क्योंकि जाहिर है IPPs के साथ मुआहदे की वजह से हम बिजली की कीमतों में भी बहुत लचक पैदा नहीं कर सकते। सोलर वालों भी नजरें लगाए बैठे हैं, क्या होने जा रहा है सोलर वालों के साथ? देखिए, सोलर वालों के साथ तो पहले बुरा हो चुका है। अब आपके सामने है कि ये जो सोलर की पॉलिसी थी आपकी नेट मीटरिंग की, वो ये थी कि 1 यूनिट अगर आप भेजते थे तो रात के वक्त तो वो 1 यूनिट आपको मिल जाता था। दिन को जो आप एक्सपोर्ट करते थे, रात को एक इम्पोर्ट कर लेते, और रात को जो पीक आवर्स होते थे आपके जो 3 घंटे के होते हैं, उसमें वो ये होता था कि डबल चार्ज करते थे, यानी 2 यूनिट आपके चार्ज करते थे, 1 यूनिट आपको देते थे 3 घंटे के लिए, बाकी 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट मिलता था। अब क्या होगा? अब ये होगा है कि आपको 5 यूनिट बल्कि 6 यूनिट यानी तकरीबन 56 रुपए का आपको मिलेगा, जबकि 10 रुपए का हुकूमत खरीदेगी। इसका मतलब है तकरीबन 6 यूनिट आप बेचेंगे, 6 यूनिट उनको देंगे तो वो 1 यूनिट आपको उसके बदले में देंगे। तो अब ये तो नेट मीटरिंग पॉलिसी तो ये तो आप समझिए कि ये तो एक खुदकशी है, इसका तो कोई फायदा ही कोई नहीं। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी आई है, उसका तो कोई फायदा ही कोई नहीं,
तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हुकूमत में एक बड़ी अच्छी सजेशन दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ, जी। वो ये है कि बजाय इसके कि आप ये जो पॉलिसी आपने बनाई है कि 6 यूनिट बेच के आप 1 यूनिट लेंगे, तो वो तो कोई भी नहीं करेगा, उसका तो फायदा ही कोई नहीं। उसकी बजाय अगर आप ये कर लीजिए, देखें किसी हद तक होती है कि 1 यूनिट पहले आप 1 यूनिट के बदले में 1 यूनिट देते थे। अब 1 यूनिट के आप ये आप कर सकते हैं कि आप 3 यूनिट के बदले 2 यूनिट दे दें, यानी आप तकरीबन 50% इजाफा कर दें उसमें, यानी इस तरह कर लें कि 1.5 यूनिट आप लें और 1 यूनिट दे दें, यानी 3 यूनिट आपको हुकूमत अगर एक सहारा देता है तो आप उसको 2 यूनिट दे दें, यानी 50%। और ये पॉलिसी अगर आप सब पे लगा दें, ये आप पुरानों पे भी लगा दें, नए पे भी लगा दें, तो कोई भी इतराज नहीं करेगा इसके ऊपर, सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन 50% आपका हो सकता है। अब आपका तकरीबन 10,000 मेगावाट के तो ऑलरेडी लग चुके हैं आपके जो ये जो है, तो वो 10,000 उसको आपको एक अच्छा खासा वो मिल सकता है और कोई नाराज नहीं होगा, नहीं आता रहेगा। क्योंकि ये एक अच्छी देखें, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसी चीज है जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसमें आपको कोई किसी किस्म का आपको फ्यूल बरामद नहीं करना पड़ता। आपका एक एक्सपेंस, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके जो फॉरेन एक्सचेंज में जो आप LNG इंपोर्ट करके करते थे या ऑयल इंपोर्ट करके आप करते थे या कोल करके करते थे, तो वो नहीं पड़ते आपको। और फिर ये कि क्लीन एनर्जी जितनी आप ज्यादा करेंगे उतना उसको आपको एक और फायदा हो सकता है कि आपको कार्बन क्रेडिट मिल सकता है पूरी दुनिया से। लेकिन आप उसकी बजाय एक ही को डंडा लेके पड़ गए, अब उसके पीछे सोलर लगाया। अब नतीजा ये नए सोलर का तो बिल्कुल उसका तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, जिन लोगों ने सरसे में लगवा चुके थे और उनको नहीं दे रहे, पुरानी पॉलिसी के तहत देना चाहते, तो नतीजा वो बेचारे कई 1000 मेगावाट के, तो वो बेचारे वो फंस गए लोग। तो ये तो हुकूमत इस किस्म की जो करती है, एक तरफ पहले इंकरेज करती थी, फिर आप उनको अचानक उनको पता लगा कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। हालांकि इससे अभी आपको अगर आपकी सोलर एनर्जी ना होती तो 10,000 मेगावाट, तो ये जो जिन दिनों ये आपको जो चल रहा है, ये जो गल्फ क्राइसिस जो चल रहा है, इसमें 10,000 मेगावाट दिन के वक्त आपका शॉर्टफॉल होता है। तो इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 15 घंटे लोड शेडिंग होनी थी दिन के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल 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 ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया मायूस साहब आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।